तो हम लोग अपना दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना? और दूसरे चैप्टर को पढ़ते हुए हम लोगों ने यहां तक की जर्नी इस पैराग्राफ को समझ लिया था। दूसरे चैप्टर में हमें समझना यह है कि हमारे देश की जो चट्टानें हैं या हमारे देश के जो भूभाग हैं, वह किस प्रकार की चट्टानों से बने हुए, वह कितने नवीन हैं, कितने पुराने हैं, वह कितने जो है कि भूकंप के प्रति संवेदनशील हैं, या फिर अगर हम देखें तो उनकी जो संरचना है कि किस प्रकार के कण बने हैं, कण किस तरह से व्यवस्थित हैं। इन सब चीजों को हमें यहाँ पर देखना और समझना है। चलिए टॉपिक को करें स्टार्ट। टॉपिक को स्टार्ट करें। टॉपिक को स्टार्ट करें। आइए, तो जहां तक हमारी जर्नी कल हो चुकी थी उससे हम आगे बढ़ेंगे। कल का मतलब है लास्ट क्लास। तो हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे ये हमारा सेकेंड चैप्टर, और सेकेंड चैप्टर के टाइटल को हमने कर लिया था डिकोड। उसके बाद हमने कहा था यहां से हम जो है कि अगले दिन आगे बढ़े। यही बात हम लोगों की हुई थी शायद। अब देखिए यहां पर एक लाइन है, यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। तो यहां पर एक लाइन है कि भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को हम 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित करते हैं। भूवैज्ञानिक खंडों से तात्पर्य क्या है? अर्थात ऐसे क्षेत्र जिनकी संरचना, जिनकी बनावट या जिनका जो भूगर्भिक इतिहास है वो अलग अलग हो। जैसे हम कहें कि हम 3 पीढ़ियों की बात करें, तो जब हम 3 पीढ़ियां कहते हैं तो स्वाभाविक है हर पीढ़ी का अपना समय काल होगा, उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना रही होगी। ठीक इसी तरह से जो चट्टानें हैं, अगर हम उसको कहें कि 3 भूवैज्ञानिक खंडों में डिवाइड करते हैं, तो कोई चट्टान अगर पुरानी होगी तो उसका स्वरूप कुछ और होगा। जैसे हमारे दादाजी, नाना जी आज जो है कि जिस अवस्था में है, और हमको और आपको जब वो देखते होंगे तो कहते होंगे घबराओ मत, बुढ़ापा आएगा सब ऐसे ही शिथिल हो जाएंगे। जो नवयुवक हैं, है ना, जो किशोर अवस्था में हैं, उनको लगता है कि हमेशा वो क्रांति ला देंगे। लेकिन समय समय जैसे ही बढ़ेगा सभी चीजें क्या होंगी, एक ही जैसे दिखने लगेंगे। इसी तरह से जो हमारा देश है, इसमें अगर हम देखें तो 3 भूवैज्ञानिक जो है कि खंड दिखाई देते हैं। अर्थात ऐसे खंड जो 3 अलग अलग समय काल पर बने हैं, और तीनों की विशेषताएं क्या है, एक दूसरे से अलग हैं। जैसे हम कहें कि भाई अभी जो है कि एक जनरेशन है, जेन जी जनरेशन इसको बोलते हैं। ये जनरेशन पता ही नहीं क्या करना चाहती है। एक जनरेशन है जो 1960 और 1970 के दशक की है, एक जनरेशन है जो आजादी के समय की है। तीनों के लिए क्या होगा, आज एक ही समय है, लेकिन तीनों का जो समाज को देखने का नजरिया है वो अलग अलग है। कि किसी तरह से अगर हम चट्टान ले लें, मान लेते हैं हमने क्या किया, ए, बी और ये सी, 3 हमने संरचनाएं ले ली, और यह संरचना जो है कि ए जो है बहुत पुरानी है, यह ए की तुलना में कम पुरानी है, और सी बिल्कुल नई है। अब बताइए क्या चट्टानें सभी की विशेषताएं एक जैसी होंगी? नहीं। आप देखिए अभी उत्तर भारत में खूब वर्षा हो रही है, और वर्षा को अच्छे से एंजॉय करने के लिए हमारे भाई बहन, है ना, या हमारे अग्रज लोग क्या करते हैं, गाड़ी बुक करते हैं, पहाड़ों पर घूमने जा रहे हैं। पहाड़ कोई पसंद नहीं आता कि तुम वहां पर आकर बरसात के मौसम में जब कीच कांच हो रहा है तुम इंजॉय करो, तो पहाड़ गुस्सा हो जाता है, टूट कर खोपड़ी पर आ गिरता है, और बहुत से लोग हमसे विदा हो जाते हैं। इसीलिए उत्तराखंड सरकार और जो है कि हिमाचल सरकार ने एडवाइजरी जारी की है कि आप इस समय पहाड़ों पर मत आइए। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर पहाड़ नाराज क्यों हो जा रहे हैं, ये टूटकर खोपड़ी पर गिर क्यों जा रहे हैं? दरअसल यह अभी नवीन चट्टान है। जैसे एक किशोरावस्था के बच्चे को देखिए, है ना, उससे थोड़ा सा आप मजाक कर लीजिए, है ना, टची हो जाता है, दिल पे लग जाता है, तुरंत नाराज हो जाता है। ठीक इसी तरह से यही चीज हमारे हिमालय क्षेत्र में हो रही। वही पश्चिमी घाट पर्वत है, वो भी पर्वत लेकिन मजबूत है, लेकिन मैच्योर है। उससे कोई कहता घूमने आ रहे हैं, कोई बात नहीं आ जाओ। कहेंगे अच्छा तुम गुस्सा होगे तो क्या करोगे? कहें कुछ नहीं, थोड़ा बहुत पानी आ जाएगा, बाढ़ जैसी कंडीशन हो जाएगी, बादल फट जाएगा,
पानी में मत बहना, बाकी हम नहीं टूटेंगे। तो आपने देखा अभी महाराष्ट्र में, अभी 2 दिन पहले की न्यूज है, सोचो देखो करंट अफेयर्स को कैसे इंटरलिंक किया जाता है। 2 दिन पहले हरिहर फोर्ट पर कुछ लोग घूमने गए और घूम रहे थे, बादल फटा, और बादल फटा तो जिस सीढ़ी से लोग गए थे उस पर इतना तीव्र गति का पानी कि आदमी बहकर जो है कि सीधे अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में निकल जाए, है ना। क्यों? क्योंकि उस पर्वत ने कहा कि नहीं, हम गुस्सा नहीं होंगे, हम नहीं टूटेंगे, क्योंकि मैच्योर है, बहुत मजबूत चट्टान है। ठीक इसी तरह से प्रायद्वीपीय पठार है, वो तो बहुत ही पुराना है ना। उस पर जो भी पर्वत पहाड़ियां हैं वो घिस चुकी हैं, पुराने अपने स्वरूप को प्राप्त कर चुकी हैं। तो आदमी जो है कि बरसात के मौसम में खूब जाता है, गाड़ी तक चढ़ा देता है, थार तक भी चढ़ा देता है। आपने देखा है थार वालों का अलग ही शौक होता है, कभी खंबे पर चढ़ा देते हैं, कभी पहाड़ पर चढ़ा देते हैं, उनका बस चले तो चंद्रमा पर भी थार लेकर चले जाएं। तो पर्वत है वो एकदम शांत बैठा रहता है, उसको भी पता है थार जिस दिन करवट बदलेगी ये सब हमारी तरह क्या हो जाएंगे, वृद्ध हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे देश में जो सबसे उत्तरी भाग है, मान लेते हैं यह हमारे देश की संरचना, तो ये जो सबसे उत्तरी पर्वतीय भाग है ये क्या है, यह बलित पर्वत है, यह बलित पर्वत है। और सबसे बड़ी बात क्या है, नवीन बलित पर्वत है। और नवीन बलित पर्वत जब मैं कहूं तो एक ही एग्जांपल, सूजी का हलवा। सूजी का हलवा हमने लिया और उस पर बलन डाला, दबाव डाला, सूजी का हलवा भी बना ही था, है ना। और हमने सोचा चलो उनको भी खिला कर आते हैं, हम लेकर निकले ही थे। इंद्र भगवान नाराज हो गए, कहें यूपीएससी की तैयारी के समय में दोस्ती यारी ना, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने वर्षा कर दिया। अब आप जो सूजी का हलवा पहाड़ के रूप में उनको खिलाने लेकर जा रहे थे, वो सूजी का हलवा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी बनाया था। अगर वो सूजी का हलवा थोड़ा सा समय रखा रहता, है ना, मजबूत हो जाता तो शायद, लेकिन क्या करते हैं आप लोग, जल्दीबाजी कर जाते हैं। तो ये नवीन बलित पर्वत है। अब इसीलिए वर्षा हो रही है, चट्टानें कमजोर होती हैं, टूट जाती हैं। अच्छा, इसके बाद इधर की ओर देखेंगे तो एक मैदानी संरचना मिलेगी। यह मैदानी संरचना तो अभी भी बन रही है, मतलब ये इतनी नवीन है कि इसकी निर्माण की प्रक्रिया अभी भी जारी है। तो एक इसकी संरचना अलग हो गई। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये क्या है, ये तो बहुत ही पुराना भाग है। ये क्या है, बहुत ही पुराना भाग है। ये कब बना था, ये ही तो वो हिस्सा है, याद आ रहा है आपको, पेंजिया से टूट कर आया था, अफ्रीका महाद्वीप से टूट कर चला था उत्तर पूर्व की ओर। तो ये तो बहुत ही पुराना है। इसका क्या मतलब हुआ कि तीनों संरचनाएं अलग अलग समय काल पर बनी है, और तीनों की बनावट, तीनों की मजबूती, तीनों स्थानों पर मिलने वाली स्थलाकृतियां भी क्या है, अलग अलग हैं। जैसे जो किशोरावस्था में होते हैं उनको पिंपल्स निकलते हैं, जो बूढ़े होते हैं उनको झुर्रियां पड़ जाती हैं, है ना। एकदम क्लियर यहां तक? सब लोग बता दीजिए, मेरी आवाज जा रही है कि नहीं? आप लोगों का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए। एक बात, एक बात, चलो। तो बहुत से लोग तो क्लास में इसलिए नहीं है, उन्होंने कहा है कि सर हम पहले जीएस बैच में एडमिशन लेकर तब आएंगे। तो आप लोग क्लास में बने रहिए, क्लास के बाद जीएस में एडमिशन लीजिएगा। एकदम क्लियर आई? तो हमने समझा कि इस लाइन का क्या अर्थ है, आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर हम इन 3 लाइनों के आधार पर देखें तो अब देखिए एनसीईआरटी हमें कैसे आगे बढ़ाएगी। सबसे पहले हमें इन तीनों के विषय में एक सामान्य जानकारी एनसीईआरटी देने का प्रयास करती है। सामान्य जानकारी का मतलब प्रायद्वीपीय खंड के विषय में कुछ जानकारी देंगे, इसके विषय में जानकारी देंगे, इसके विषय में, ताकि आप समझ पाएं कि आखिर 3 भूवैज्ञानिक खंडों में क्यों डिवाइड किया गया। लेकिन जब आगे तीनों के विषय में संक्षिप्त जानकारी हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी विकसित हो जाएगी, आपकी जिज्ञासा इन तीनों ही क्षेत्रों के विषय में थोड़ी सी बढ़ जाएगी, फिर एनसीईआरटी इसी चैप्टर में हर सेगमेंट पर डिटेल में बात करेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है जो हम प्रायद्वीपीय खंड समझने जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम अब खत्म ही करके मानेंगे, खत्म होगा लेकिन थोड़ा सा बाद में। पहले हम इन तीनों की एनसीईआरटी के द्वारा बताई गई विशेषता के आधार पर हम समझते हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि बहुत सी चीजें हमें क्या करनी होती हैं, एनसीईआरटी से बाहर जाकर देखनी और समझनी होती हैं। ठीक है, तो आइए, तो ये हमारा देश है भारत। तो इस पर क्या मिलेगा, पर्वत मिलेगा। इस पर क्या मिलेगा, पठार मिलेगा। इस पर क्या मिलेंगी, पहाड़ियां मिलेंगी।
इस पर क्या मिलेगा, मैदान मिलेगा। ठीक, इतनी ही संरचनाएं मिलेंगी। तो लगभग 10.7% भाग पर पर्वत। ठीक है, उसके बाद जो पहाड़ियों का परसेंटेज है वह लगभग 18.6% है। 18.6% है। जो पठारों का जो परसेंटेज है वो लगभग 27% है। और जो मैदान है वह लगभग 43%। ठीक है, डेटा को मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, क्लियर यहां तक, डेटा नोट कर लिया आपने। क्लास नहीं रुक रही भाई, क्लास नहीं रुक रही, क्लास नहीं रुक रही है। एक बार सब लोग बता दें, क्लास रुक रही है क्या? एक बार बता दीजिए, क्लास रुक रही है क्या? क्लास नहीं रुक रही है, वो जो है कि पेन हमारा काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने 2-3 सेकंड नहीं बोला होगा। ठीक, चल, अब देखिए यहां पर कुछ चीजों को, थोड़ा सा बेसिक चीजों को समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि 10.7% भाग पर क्या है, 10.7% भाग पर पर्वत। तो पर्वत किसको बोलेंगे? ऐसी स्थलाकृति, ऐसी स्थलाकृति जिसका सबसे ऊपरी भाग, जिसका सबसे ऊपरी भाग क्या हो, बिल्कुल खड़े ढाल वाला, बिल्कुल खड़े ढाल वाला। ठीक, पठार क्या हो कि मेज की आकार, मेज के आकार जैसी कठोर संरचना, मेज के आकार की कठोर संरचना। ध्यान देना, जो मेज होता है वह क्या होता है, वह फर्श से ऊपर उठा हुआ होता है। क्या होता है? फर्श से ऊपर उठा हुआ होता है। इसका मतलब है कि जो मैदानी क्षेत्र होंगे वह उससे तो ऊपर होगा, लेकिन जो उसका ऊपरी भाग होगा वह क्या होगा, समतल होगा। पहाड़ियां क्या है ना, मैदानी एवं पठारी क्षेत्र से, मैदानी एवं पठारी क्षेत्र से ऊंची, लेकिन लेकिन इसका जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी भाग वह क्या होता है, संकीर्ण होता है। लेकिन इसका ऊपरी भाग क्या होता है, संकीर्ण होता है। उसके बाद है मैदान, इधर लिख लीजिए। ठीक है, तो अवसाद के द्वारा निर्मित, अवसाद के द्वारा निर्मित निर्मित एक समतल संरचना, समतल संरचना नोट करते चलिएगा। ठीक है, समतल संरचना। ठीक है, तो ये हमारा परसेंटेज है। अब इससे होगा ये कि जब हम अपने देश के विषय में सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि आखिर कितना प्रतिशत भाग किस रूप में है। जैसे पठार और मैदान पर क्या होगा, हमें जनसंख्या ज्यादा देखने को मिलेगी। पर्वत और पहाड़ियों पर जनसंख्या कम मिलेगी। हम पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में कृषि कार्य नहीं कर सकते, वहां पर टूरिज्म का विकास हो सकता है। लेकिन टूरिज्म का विकास भी ऐसे करना होगा जिससे वहां का जो भू स्थितिकी है, अर्थात वहां की जो एक तरह की चट्टानी साम्यता बनी हुई है, उसका एक जो संतुलन बना हुआ है वह संतुलन उसी रूप में बना रहे। क्लियर? तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। तो हमने क्या कहा, पर्वत पे क्या लिखा, ऐसी स्थलाकृति जिसका सबसे ऊपरी भाग बिल्कुल खड़े ढाल वाला हो, है ना। आप जाओ और ऐसे एक पर्वत आपको देखने को मिले। जो पहाड़ी है वह क्या होगा, मैदानी और पठारी क्षेत्र से ऊंची हो, लेकिन उसका जो ऊपरी भाग हो संकीर्ण हो, अर्थात वह भी ढालदार हो। जैसे पर्वत जो होगा उसका ढाल क्या होगा, ऐसे खड़े ढाल वाला। जो पहाड़ियां होंगी वो ऐसे हो सकती हैं, लेकिन फिर भी वह क्या होंगे, पठारी क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र से क्या होंगे, ऊपर की ओर होंगे।
पठारी क्षेत्र में क्या लिखा हुआ है, मेज के आकार जैसी कठोर संरचना, अर्थात अपनी समीपवर्ती क्षेत्र से ऊपर उठी होगी, लेकिन ऊपर का भाग क्या होगा, समतल होगा और कठोर होगा। ठीक है। मैदान में क्या लिखा है, अवसाद के द्वारा निर्मित समतल संरचना। अवसाद का मतलब क्या है, नदी के द्वारा, वायु के द्वारा लाया गया जो अवसाद है, नदियां जब आती हैं ढेर सारे मिट्टी बालू के कण लेकर आती हैं, उनके डिपोजिशन से जो एक समतल संरचना बनती है उसको बोलते हैं मैदान। ठीक है। ठीक है, चल आइए अब हम एक एक करके एनसीईआरटी के माध्यम से चीजों को आगे बढ़ाते हैं। पहले हम थोड़ा थोड़ा सा जानकारी जो एनसीईआरटी दे रही है उसको लेते हैं, और एनसीईआरटी फिर इसी के चीज के विषय में डिटेल में जानकारी हमें देगी। ठीक है। तो प्रायद्वीपीय खंड, पहला शब्द है प्रायद्वीपीय। तो प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, ऐसा भाग जिसके तीन तरफ क्या हो, जिसके तीन तरफ क्या हो, जल। तो अगर कोई ऐसा भाग है जिसके तीन तरफ जल हो तो हम उसको बोलेंगे प्रायद्वीप। अब देखिए, क्या हमारे देश के दक्षिणी हिस्से में इधर की ओर देखेंगे अरब सागर, इधर की ओर देखेंगे हिंद महासागर, इधर की ओर देखेंगे बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। ठीक है। और जैसा कि हमने बताया, यह जो भाग है ये क्या हुआ है, उत्तर पूर्व की ओर गति करते हुए आगे बढ़ा। पहले कहां पर था, तो पहले यह अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़ा था, अफ्रीका महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ था। और अफ्रीका महाद्वीप के साथ जब जुड़ा था तो हम कहते हैं यह क्या था, गोंडवाना लैंड का भाग था। किसका भाग था, गोंडवाना लैंड, पेंजिया था। गोंडवाना लैंड किसका भाग था, तो पेंजिया का भाग था। ये सभी चीजें हम बता चुके हैं, ये सभी चीजें हम आपको ऑलरेडी बताकर आए हुए हैं, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आइए, तो प्रायद्वीपीय खंड की उत्तरी सीमा कटी फटी है, अर्थात उत्तरी सीमा का मतलब क्या है, जहां से यह मैदान शुरू होता है, तो इसकी बात की जा रही है। तो यहां पर ये पॉइंट क्या करना है आपको, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसको नोट कर लीजिएगा। तो प्रायद्वीपीय खंड आपने हेडिंग डाला, तो यहां पर आपको क्या नोट करना है, उत्तरी सीमा कटी फटी है। तो यह जो मैंने आपको अंडरलाइन किया इसको आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, उत्तरी सीमा कटी फटी है। अब समझना कैसे है, ये देखिए प्रायद्वीप है, और ये प्रायद्वीप टूटकर क्या हुआ, उत्तर पूर्व की ओर आगे बढ़ा। उत्तर पूर्व की ओर जब आगे बढ़ा तो इसका कुछ भाग रहा होगा, है ना। जैसे आप देखिए एक बैल होता है, तो बैल का जो सींग होता है वो आगे की ओर निकला होता है, और बाकी उसका एक भाग होता है, सर होता है। अब जब वो ऐसे करके किसी चीज पर दबाव डालता है, फोर्स डालता है, तो किसी चीज से सबसे पहले उसकी सींग टकराती है, फिर ये टकराता है। तो इसी तरह से देखेंगे तो यह जो हमारा ये वाला भाग है और ये वाला भाग है, ये सींग जैसी संरचना के रूप में। इसी के कारण हम देखेंगे कि हमारे जो यहां पर जो पर्वत बने हैं उत्तर की ओर, उसमें जो है कि दो ऊंचे भाग मिलेंगे। आप देखेंगे पश्चिम की ओर तो नंगा पर्वत दिखाई देगा, और पूरब की ओर देखेंगे तो नामचा पर्वत दिखाई देगा। ये दोनों क्या है, ऊंचे भाग हैं। और क्यों, क्योंकि जैसे सींग जैसी संरचना। दरअसल हमारा जो प्रायद्वीपीय भाग था वो बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं था, वह खुद क्या था, टेढ़ा मेढ़ा था। जैसे आप क्या करो, चॉकलेट लो, तो चॉकलेट आपने देखा होगा उसको तोड़ने के लिए, है ना, तोड़ने के लिए क्या होता है, उसमें संरचनाएं बनी होती, निशान लगे होते हैं। वहां से तोड़ोगे तो चॉकलेट क्या होगा, एक खंड के रूप में, एक टुकड़े के रूप में, कुछ निश्चित आकार के पीस में टूटेगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा चॉकलेट लो जिसमें ऐसा ना हो, तो आप इसको तोड़ेगे तो किसी भी तरह से टूट सकता है। पापड़ लेते हो, पापड़ को आप ऐसे उस पर निशान लगा के नहीं तोड़ सकते, कैसे तोड़ोगे, तो वो किसी आकार का टूट जाता है। ठीक इसी तरह से जो हमारा प्रायद्वीपीय भूखंड है, यह किसी भी आकार में टूटा होगा, और जिस आकार में टूटा हुआ क्या था, समतल नहीं था, उसका अगला जो भाग था वह प्लेन नहीं था, और जब टूटा तो आगे की ओर बढ़ा, और इसी के कारण इसका जो उत्तरी भाग है कटा फटा है। अब कटा फटा होने के कई कारण हैं। पहला तो यह है कि जब टूटते समय ये जो है कि क्या हुआ हो, ये सीधा ना हो। दूसरा कारण यह है कि नदियां भी क्या करती हैं, इसमें कटाव करती हैं। और जब कोई चीज दूसरी चीज से टकराती है, जैसे दो गाड़ियां टकराती हैं,
तो दो गाड़ियां गाड़ियां टकराने से पहले कितनी खूबसूरत होती हैं, और जब टकरा जाती हैं तो किसी का मुंह निकल जाता है, किसी को कुछ निकल जाता है। ठीक इसी तरह से हमें पता है ये जो प्रायद्वीपीय भूखंड है, ये जो टूट कर जब उत्तर की ओर बढ़ा तो ये क्या हुआ, यूरेशियन प्लेट से टकराया। अब इन सब कारणों क्या जो परिणाम निकलता है वो उत्तरी भाग कटा फटा है। ठीक है, चल अच्छा, ये जो प्रायद्वीपीय भूखंड है ये कच्छ से आरंभ होकर अरावली की पहाड़ियों के पश्चिम से गुजरती हुई दिल्ली तक और फिर यमुना और गंगा नदी के समानांतर राजमहल की पहाड़ियों व गंगा डेल्टा तक जाती है। इसको छोड़ दीजिए, तो कहां से, कच्छ से आरंभ होकर आप लिख दीजिएगा गंगा डेल्टा तक, बस इतना। इसमें अगला पॉइंट क्या लिखना है, पहला लिखा उत्तरी सीमा कटी फटी, दूसरा लिखना है कि कच्छ से आरंभ होकर यहां तक फिर गंगा डेल्टा तक। इसका मतलब है अगर पश्चिम में देखें तो जो हमारा प्रायद्वीपीय भूखंड है वह कच्छ तक है, इस क्षेत्र तक है, और यहां पर कहां ए है, अरे ये क्या हो, एक ठीक, यहां तक ठीक है। तो गंगा डेल्टा वाला जो क्षेत्र, ये देखिए ये वाला हमारा गंगा डेल्टा तक क्षेत्र, तो यहां तक हमें प्रायद्वीपीय भूखंड देखने को मिलेगा। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व में कर्बी एंगलोंग व मेघालय का पठार तथा पश्चिम में राजस्थान भी इसी खंड के विस्तार है। अब देखिए उत्तर में अगर हम आएंगे तो कर्बी एंगलोंग जो है कि हमें एक पठारी क्षेत्र मिलेगा। यहाँ पर ये देखो ये है हमारा मेघालय पठार, यहीं पर है कर्बी एंगलोंग। तो ये जो भाग है, ये जो भाग है ये भी किसके हैं, प्रायद्वीपीय भूखंड के ही हिस्सा है। अब आपको यहां पर ये होगा एक कंफ्यूजन, सर आप कह रहे हो ये वाला जो भाग है ये प्रायद्वीपीय भूखंड है, तो आप ये कहना चाहते हो कि ये भाग प्रायद्वीपीय भाग यहां तक था। जी हां, मैं यही कहना चाहता हूं। फिर आप कहेंगे कि बीच में फिर गैप क्यों है, आपने यहां तक खींचा था लकीर फिर इसको दिखाया। इसके पीछे का कारण यह है कि आगे चलकर जब ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा यहां पर अवसाद का डिपोजिशन हुआ तो यह भाग टूटकर नीचे की ओर चला गया। यह भाग क्या हुआ, टूटकर नीचे की ओर चला गया। तो आज पठार के रूप में जो भाग दिखाई देता है एक तो ये वाला भाग और बाकी यहां तक का भाग। ये जो भाग है बीच वाला, ये बीच वाला भाग क्या हुआ, टूटकर नीचे की ओर चला गया, और फिर उस पर क्या हुआ, नदियां अवसाद लाकर डालती रही। जैसे मान लेते हैं, मान लेते हैं यह इस तरह का कोई भाग है और यह 10 मीटर लंबा है। ये बीच में से किसी हिस्से में टूट जाए, यहां से टूट जाए और नीचे की ओर चला जाए तो क्या होगा, ये वाला भाग इधर दिखाई देगा, ये वाला भाग इधर दिखाई देगा, बीच वाला भाग टूट गया, उस पर मिट्टी उट्टी पड़ जाएगी। तो ठीक इसी तरह से जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है, जो हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा है वो पहले यहां तक था, बीच वाला भाग टूटकर क्या हुआ, बैठ गया। अब जब बीच वाला भाग टूटकर बैठ गया तो इसी को लिखा है पश्चिम बंगाल में मालदा भ्रंश और उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय और कर्बी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। अब देखिए ये जो भाग है इसी का नाम है मालदा भ्रंश, मालदा भ्रंश या मालदा गैप। मालदा गैप, गैप क्यों कह रहे हैं, भ्रंश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कोई भाग टूटकर नीचे की ओर गया। मैंने आपको जो है कि फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाते हुए बताया था कि कोई चट्टान है तो उस वह टूटने की क्रिया कैसे होगी, सबसे पहले उसमें चटकन होगी, फिर दरार की क्रिया होगी और फिर वो टूट कर क्या होगा, नीचे की ओर चला जाएगा। तो जब वो टूट कर नीचे की ओर चला जाएगा, है ना, तो टूटकर नीचे की ओर गया तो ये गैप बन गया दो भागों के बीच में। ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर क्या क्या नोट कर लिया आपने, एक सेकेंड दीजिए। मालदा गैप की लोकेशन जरूर बना लीजिएगा जो हमने बनाया था। ठीक है, मालदा गैप की लोकेशन जरूर। तो हमने क्या कहा, उत्तर पूर्वी कर्बी एंगलोंग व मेघालय पठार तथा पश्चिमी में राजस्थान इसी भूखंड के विस्तार है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए मालदा भ्रंश उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय व कर्बी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। तो छोटा नागपुर पठार कहां है भाई, ये देखिए ये हो गया मालदा भ्रंश,
और ये रहा आपका छोटा नागपुर पठार। तो इससे क्या करता है, ये अलग करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां जरूरी नहीं है कि ये लाइन लिखें, आप यहां पर लिख दीजिए छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर पठार। इधर की ओर लिख दीजिए, है ना, मेघालय पठार। इधर लिख दीजिए करबी एंगलोंग पठार, करबी एंगलोंग पठार। बस इस तरह से अगर आपने लिख दिया बनाकर, तो ये आपको लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ये प्रायद्वीपीय खंड मरुस्थल व मरुस्थल सदृश स्थलाकृतियों से ढका हुआ है। इसका मतलब है, इस लाइन का जो मतलब है कि राजस्थान में जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार के ऊपर मरुस्थल का निर्माण हुआ है, मरुस्थल का निर्माण। ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप मरुस्थल को हटाओगे, अगर आप मरुस्थल को हटाओगे तो उसके नीचे क्या जो बेस चट्टाने मिलेंगी, जो मूल चट्टानों मिलेंगे, तो यहां पर लिख दीजिए कि मरुस्थल के नीचे जो आधारभूत चट्टाने मिलेंगे, आधारभूत जो चट्टाने मिलेंगे, वो आधारभूत चट्टाने कहां पर मिले, वह मरुस्थल के नीचे आधारभूत चट्टाने मिलेंगे। और आधारभूत चट्टाने कौन सी होंगी, प्रायद्वीपीय पठार वाली, प्रायद्वीपीय पठार वाली। नोट करते चलिएगा, है ना, ध्यान दो। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर हम नोट्स नहीं बना रहे हैं और पढ़ रहे हैं, बड़े मजा ले लेके पढ़ रहे हैं, वाह 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 वाह, है ना, तो कुछ दिन में यह मजा फिर सजा के रूप में बदल जाएगी। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाना है। यहां तक क्लियर? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, यहां तक क्लियर है एकदम? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए, सब लोग बताइए, यहां तक क्लियर? आगे प्रेजेंट बताइए, कितने लोग हैं, थोड़ा सा कितने लोग हैं क्लास में, प्रेजेंट बताइए एक बार, थोड़ा प्रेजेंट बताइए अपना, कितने लोग हैं, प्रेजेंट बताइए सब लोग। चल आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीप मुख्यतः प्राचीन नाइस और ग्रेनाइट से बना हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्राचीन चट्टाने होती हैं, तो जो प्राचीन चट्टाने हैं वो किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की, ग्रेनाइट की। और ग्रेनाइट ही क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है नीश में या नाइस में। तो यह चूंकि प्रायद्वीपीय भाग क्या है, यहां पैसे लिखिए, प्रायद्वीपीय भाग सबसे पुरानी चट्टान से निर्मित, सबसे पुरानी चट्टान का हिस्सा, सबसे पुरानी चट्टान का क्या है, यह हिस्सा। और जब सबसे पुरानी चट्टान का हिस्सा है, तो इसी को सबसे पुरानी चट्टान का हिस्सा है, तो यह किससे बनी होती है, ये ग्रेनाइट की बनी होती है। और ग्रेनाइट में ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित किस में हो जाता है, नीश या फिर नाइस में। ठीक है, वही लिखा है। कैम्ब्रियन कल्प से यह भूखंड एक कठोर खंड के रूप में रहा।
कठोर है ही है, इसमें नो डाउट। अपवाद स्वरूप पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने और कुछ हिस्से विवर्तनिक क्रियाओं से परिवर्तित होने के उपरांत भी इस भूखंड के वास्तविक आधार तल पर प्रभाव नहीं पड़ता। यहां पर एक जो पॉइंट है वो देखिए, पश्चिमी तट समुद्र में डूबा होने, तो जैसे कि आपको पता है यह हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा, तो प्रायद्वीपीय हिस्से से लगा हुआ ये पश्चिमी घाट पर्वत, तो यह जो भाग है ना इसका कुछ हिस्सा जब ये टूटा तो टूटकर जब आगे बढ़ा तो ये हिस्सा कुछ क्या हुआ है, डूबा हुआ है। तो यहां पर कुछ हिस्सा डूबा हुआ है। अब ध्यान देना, जब टूटने की क्रिया हुई होगी तो भ्रंशन से हुई होगी, लेकिन फिर भी यह जो भाग है ये विवर्तनिकी रूप से, टेक्टोनिक रूप से स्थिर है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जिस तरह से हिमालय क्षेत्र में बार बार भूकंप की घटना होती है वैसी घटना यहां पर नहीं होगी। पहले तो यह माना जाता था कि जो प्रायद्वीपीय भाग है यह भूकंप रहित है, लेकिन हमने देखा कोयना भूकंप आया, भुज का भूकंप आया, उसके अलावा कई भूकंप आए, और अब हमें पता चलता है कि हमारे प्रायद्वीपीय भूखंड में कई तरह के भ्रंशन की क्रिया हो रही है, और कई तरह से भ्रंशन की क्रिया होने के कारण क्या हो रहा है, इसमें जो है कि इसकी जो कठोरता था या इसकी जो साम्यता था, इसका जो संतुलन था, वह क्या हो रहा है, प्रभावित है। चल आगे बढ़ते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का हिस्सा होने के कारण यह ऊर्ध्वाधर हलचलों व भ्रंश खंडों से प्रभावित है ना। तो भ्रंशों से, जैसे कि हमने बताया यहां पर कई तरह की, है ना, कई तरह के यहां पर भ्रंशन की क्रियाएं हमें देखने को। आगे, नर्मदा, तापी और महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। तो अब देखो भ्रंश घाटियां बनी हुई हैं, नर्मदा भी भ्रंश घाटी है, तापी भी भ्रंश घाटी है, महानदी की रिफ्ट घाटियां और सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत इसके उदाहरण हैं। ये किसके उदाहरण है, भ्रंशन की। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या जो प्रायद्वीपीय भाग है उसमें भ्रंशन के कुछ हमें उदाहरण देखने को मिलते हैं, तो आप कहिएगा कि भ्रंशन का मतलब क्या है, चट्टानों का टूटना। अरे भाई, नर्मदा और तापी घाटियां, है ना, अगर नर्मदा और तापी घाटियां टूटकर ही तो नीचे गई हैं, उसी में तो नर्मदा और तापी नदियां बहती हैं, तो क्या भ्रंशन का ही प्रभाव। अब देखो जो सतपुड़ा है वो बीच में है, दोनों तरफ घाटियां हैं, तो क्या है, ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। महानदी भी रिफ्ट घाटी में प्रवाहित होती है कुछ हिस्सों में, तो भी क्या है, भ्रंशन का ही प्रभाव। तो ये सब, ये पूरा पॉइंट आपको नोट कर लेना है, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक जो मैंने अंडरलाइन किया इसको नोट कर लीजिए। आगे, प्रायद्वीप में मुख्यतः अवशिष्ट पहाड़ियां शामिल हैं, जैसे अरावली, नल्ला मल्ला, जावदी, बेलीकोंडा, पालकोंडा श्रेणी तथा महेंद्रगिरी पहाड़ियां। अब देखिए, मान लेते हैं यह हमारा प्रायद्वीपीय हिस्सा है, तो यहां पर यह जो हमारा अरावली है ये भी प्रायद्वीप का ही हिस्सा हुआ। इसके अलावा ये जो हमारा पूर्वी घाट पर्वत है, ये पूर्वी जो घाट पर्वत है, यही पूर्वी घाट पर्वत कई नामों से जाना जाता है, ठीक है, जैसे नल्ला मल्ला, जावदी, बेलीकोंडा, पालकोंडा और महेंद्रगिरी पहाड़ियां। तो आपको क्या लिखना है, पूर्वी घाट में अनेक ऐसे बना लीजिए इमेज, अनेक, है ना, अवशिष्ट पहाड़ियां, अनेक अवशिष्ट पहाड़ियां। अब आपसे जो प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन कौन सी पहाड़ियां अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, तो ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आपको क्या करना है, अवशिष्ट पहाड़ियों का नाम लिख लेना है। तो पहले तो आप ये नाम लिख लीजिए, यहां से लेकर यहां तक नाम लिख लीजिए। फिर आप क्या कीजिए, जो आपको होमवर्क करना है, होमवर्क क्या करना है, आपको एटलस में इनको ढूंढना है कि भैया नल्ला मल्ला कौन सी, यहां वाली या यहां वाली, चावदी कौन सी है, सबसे दक्षिण वाली या इधर वाली, बेलीकोंडा कौन सा है, पालकोंडा कौन सा है, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी को आप पढ़ते आते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो आपको क्या करना है, इसकी लोकेशन देखना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, अवशिष्ट पहाड़ियों की एक सूची है। रिफ्ट घाटी क्या है गुरुजी,
रिफ्ट घाटी हम लोग नहीं पढ़े हैं, रिफ्ट घाटी हम लोग नहीं पढ़े हैं क्या? हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी में रिफ्ट घाटी नहीं पढ़े थे? एक बार सब लोग बताइए, एक बार जल्दी बता दीजिए सब लोग। जल्दी बताइए जल्दी। देखिए, मान लेते हैं पहले कोई ये भूभाग ऐसे था, बिल्कुल सीधा था, ये नीचे की ओर नहीं था, ये पूरा ऐसे था। लेकिन किसी कारण से क्या हुआ, यहां पर चट्टान जो है इस वाले भाग पर तनाव की क्रिया हुई, और तनाव की इस क्रिया के कारण यह जो बीच वाला भाग था, बीच वाला भाग यह क्या हो गया, इधर की ओर टूटकर चला गया। पहले कहां था, पहले ये एकदम ऐसे था, एकदम समतल था, लेकिन दोनों तरफ से तनाव की क्रिया के कारण यह बीच वाला भाग टूटकर नीचे की ओर चला गया। तो जब बीच वाला भाग टूटकर नीचे की ओर चला गया तो इसी को बोलते हैं रिफ्ट घाटी। ये क्या है, रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। जस्ट इसके अपोजिट होती है रैंप वैली, जस्ट इसके अपोजिट होती है रैंप वैली। अब देख, यहां पर भी सेम ऐसी ही कंडीशन, लेकिन पहले क्या था, यह जो भाग था इसकी ऊंचाई इतनी थी, यहां से लेकर यहां, और हुआ क्या कि आगे चलकर ये जो किनारे वाले भाग थे यह ऊपर की ओर उठ गए और यह भाग अपने स्थान पर बना रहा। तो जब किनारे वाले भाग ऊपर की ओर उठ जाए और बीच वाला भाग अपने स्थान पर बना रहे तो इसको बोलते हैं रैंप वैली, इसको बोलते हैं रैंप वैली। तो रिफ्ट घाटी और रैंप वैली दोनों एक ही जैसा होगा, है ना, अर्थात दोनों का जो बीच वाला भाग होगा वो नीचे की तरफ होगा, उसके दोनों तरफ ऊंचे भाग होंगे। लेकिन एक का निर्माण कब होगा, जब बीच का भाग टूटकर नीचे, जैसे नर्मदा और ताप्ती घाटियां रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है, ये टूटकर नीचे की ओर गई हैं। जो असम की घाटी है, जो असम की घाटी है, नोट कर लीजिएगा, वो क्या है, रैंप वैली है। क्यों, क्योंकि असम की घाटी तो अपने स्थान पर है। अगर हम इधर देखें, पूर्वोत्तर की ओर देखें तो मेघालय की पठार जो है कि ऊपर उठा हुआ है और दूसरे तरफ उत्तर की ओर हिमालय भाग। तो असम की जो घाटी है उसके उत्तर और दक्षिण पर्वत का निर्माण हुआ है, वो भाग अपने स्थान पर था। तो असम घाटी के दोनों तरफ पर्वत ऊपर उठ जाने से ये वाली कंडीशन, बीच वाला भाग नीचे रह गया, तो इसको बोलेंगे रैंप वैली। यहां पर क्या है कि यह बीच वाला भाग टूटकर नीचे की ओर चला गया। याद आया, याद आया, चलो रिकॉल करोगे तो याद आ जाएगा, भूलते जा रहे हो ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक वहां पर छोड़ दीजिए। अब देखिए आगे लिखा है, पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां, अर्थात जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय हिस्से से कई नदियां निकलती हैं। कुछ नदियां यहाँ पर छोटी छोटी पश्चिम की ओर जाती हैं, बाकी नदियां क्या होती हैं, ये पूरब की ओर जाती हैं। तो जो पूरब की ओर जाने वाली नदियां हैं ये क्या है, लंबी नदियां हैं, और लंबी नदियों के द्वारा क्या होता है, अपक्षय और अपरदन ज्यादा होता है, और अपक्षय और अपरदन ज्यादा होने के कारण
है ना, सेडिमेंटेशन ज्यादा होने के कारण ये क्या करती हैं, यहां पर जलोढ़ संरचना का निर्माण करती हैं। तो यही वही लिखा है कि पूर्व की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो अब ध्यान दीजिए, इनको क्या लिखेंगे, ये क्या है, डेल्टा। डेल्टा कैसे आता है, नदियों के द्वारा लाए गए बारीक अवसादों के निक्षेपण से विकसित होने वाली संरचना। ठीक, विकसित होने वाली संरचना। अच्छा, इसमें क्या है, अवसाद है। तो अवसाद किस तरह से आता है, अपक्षय और अपर्दन। अपक्षय और अपर्दन क्या है उसको मैं आपको बता चुका हूं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर इन्होंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी किसके विषय में दी, प्रायद्वीपीय भूखंड के विषय में। ठीक इसी तरह से यह अब आपको एक संक्षिप्त जानकारी हिमालय और अन्य जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके विषय में देने जा रहे हैं। उसके बाद यह थोड़ी सी जानकारी हमें जो है कि मैदानी क्षेत्र के विषय में देंगे। ये देखिए, सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान के विषय में देंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एनसीईआरटी पहले आपको इन टॉपिक से जोड़कर आपके इंटरेस्ट को, आपकी रुचि को इस टॉपिक से रिलेटेड बेसिक जानकारी देकर आपको इससे रिलेट करना चाहती है, और फिर क्या होगी, वह ज्यादा जानकारी आपको देगी। ठीक है, चलो आइए हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं के विषय में समझते हैं। कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और, अब देखिए किसके विषय में हम बात कर रहे हैं, हिमालय के विषय। तो हिमालय क्या है, अभी हमने आपको बताया, नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत, इसका मतलब है कि बलन के द्वारा बना हुआ है और नया है। दूसरा, जो प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं हैं, प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, ये हमने आपको अभी बताया कुछ देर पहले, ये क्या है, कठोर संरचना से बनी है। ये क्या है, कठोर संरचना से बने हुए। ठीक है, तो कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड के विपरीत हिमालय और अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाओं की भूवैज्ञानिक संरचना तरुण, दुर्बल और लचीली है। इसका मतलब क्या है कि कठोर एवं स्थिर प्रायद्वीपीय खंड, तो जो प्रायद्वीपीय खंड है कठोर है और स्थिर है। इसके विपरीत जो हिमालय है और उसके प्रायद्वीपीय क्षेत्र की जो पर्वतमालाएं हैं, यह थोड़ी सी तरुण अर्थात नई है, थोड़ी सी कमजोर है और थोड़ी सी लचीली है। अर्थात प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में भी मिलने वाले जो पर्वत है, वह उस पठारी संरचना की तुलना में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़े से कमजोर है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जाम्पल दिया था वह याद रखिएगा, उससे सभी चीजें हो जाएंगी। ये पर्वत वर्तमान समय में भी बहिर्जनिक तथा अंतर्जनिक बलों की अंतर क्रियाओं से प्रभावित है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लासेस में कि हमारी पृथ्वी पर दो तरह की क्रियाएं चलती हैं। एक तो ऊपर अर्थात जो हमारी सतह और वायुमंडल में कार्य करने वाले बल हैं। जैसे हवा चलती है तो वह क्या करती है, वह अपक्षय और अपर्दन और निक्षेपण करती है। नदी का जलधारा है ना, महासागरीय जलधाराएं हैं, तो ये क्या करती है, ये कई तरह की संरचनाओं का निर्माण कर रही हैं। और पृथ्वी के अंदर से भी मैग्मा कई जगहों पर बाहर आने का प्रयास करता है, कई जगह पर भूकंप की क्रिया होती है। तो ये सभी क्रियाएं क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इन्हीं क्रियाओं के सम्मिलित प्रभाव से हमने देखा था पर्वत, पहाड़, नदी, मैदान, घाटियां मिलती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इनमें बलन, घर्षण और थ्रस्ट बनते हैं। अब थ्रस्ट का मतलब होता है कि दो
जो दो अलग अलग संरचनाएं जहां पर मिले, अर्थात मान लेते हैं आपने क्या किया, एक बर्फी लिया, एक केक का टुकड़ा लिया, एक बर्फी लिया और एक केक का टुकड़ा लिया, उन दोनों को ज्वाइंट करने का प्रयास कर, तो उनका जो ज्वाइंट वाला भाग है वो क्या होगा, वहां पर एक ट्रांजिशन कंडीशन पाई जाएगी, बर्फी और केक दोनों की विशेषता मिलेंगी। इसी तरह से हमारे भारत के कई क्षेत्रों में इस तरह के थ्रस्ट पाए जाते हैं। ठीक है, थ्रस्ट को आगे मैं बताऊंगा, आगे लिखवाऊंगा, अभी बस मैंने समझाया है। इन पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिकी हलचलों से जुड़ी हुई है, अर्थात जो पर्वत बने वो बलन की क्रिया, और बलन की क्रिया में क्या होता है भाई कि दो जो भूखंड है वह एक दूसरे के करीब आते हैं, बीच में जो अवसाद मिलता है उस पर क्या दबाव पड़ता है, तभी बलन की क्रिया होती है। सूजी का एग्जाम्पल, सूजी का हलवा लीजिए, दो तरफ से उसको दबाइए, जितना दबाव डालेंगे सूजी का हलवा ऊपर उठता चला जाएगा। हमारी पृथ्वी पर क्या होता है कि कोई ऐसा भूखंड है, मान लेते हैं कोई ऐसा क्षेत्र है, इसमें ढेर सारा अवसाद हो, जैसे सूजी का हलवा है इसी तरह का अवसाद हो, और इधर से कोई भूखंड आए, इधर से कोई भूखंड आए, ये दोनों भूखंड क्या करें, एक दूसरे पर दबाव डालें, तो इससे क्या होगा, ये भाग ऊपर की ओर उठेगा, है ना, इस पर क्या पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। वही चीज यहां पर लिखा है। तो पर्वतों की उत्पत्ति विवर्तनिकी, विवर्तनिकी का मतलब होता है प्लेटों से संबंधित, प्लेटों के किनारे पर होने वाली सभी चीजें लिखा चुका हूं, इसलिए बार बार नहीं लिखाऊंगा। ठीक है, तेज बहाव वाली नदियों से अपर्दित ये पर्वत अभी भी युवा अवस्था में है। अब देखिए, जो तेज बहाव वाली नदियां हैं ये क्या कर रही हैं, अपरदन कर रही हैं, और अपरदन करके इसको काटने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पर्वत क्या कर रहा है, ऊपर उठ रहा है, उसका विकास हो रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, हमारी जो भारतीय प्लेट है और दूसरी जो यूरेशियन प्लेट है, ये दोनों का टकराव अभी भी चल रहा है। अभी भी हमारी भारतीय प्लेट नीचे की ओर जा रही है। प्लेट हमारी जब तक नीचे की ओर जाती रहेगी तब तक ये पर्वत ऊपर उठते रहेंगे, और तब तक हमारी प्लेट, हमारी हिमालय के नीचे क्या होगा, अवसाद, हमारी हिमालय के नीचे जो मैग्मा है वो ऊपर आने का प्रयास करता रहेगा। क्योंकि हिमालय का प्रभाव इतना ज्यादा है कि वो हिमालय को तोड़कर तो बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन वहां पर भूकंप का कारण जरूर बनेगा। जैसे मान लो आपका घर है, अब घर के नीचे से कोई क्या करे, छेद लगाता हुआ आपके फर्श को तोड़ने का प्रयास करे, तो पहली बार में फर्श को तो नहीं तोड़ लेगा, धीरे 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 झटका झटका मारेगा। ठीक इसी तरह से हमारे हिमालय के नीचे क्या हो रहा है, हमारी जो भारतीय प्लेट है वो नीचे जा रही है, नीचे जाकर गल रही है, मैग्मा का निर्माण कर रही है। यह मैग्मा अन्य क्षेत्रों में भी जाता है, हिमालय के रूट से ऊपर आने का भी प्रयास करता है। हिमालय का दबाव ज्यादा है, उसको ऊपर नहीं आने देता। लेकिन ये जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं ये टेक्टोनिक क्रियाएं हैं, और इसका लाभ क्या हो रहा है कि जो मैग्मा हिमालय की जड़ पर धक्का मारता है, हिमालय की जड़ को ऊंचा कर रहा है। अब मान लो कोई चीज यहां पर है और इसके नीचे कुछ चीजें आप लगाते चले जाओ, तो क्या होगा, ये ऊंचा होता चला जाएगा। गॉर्ज भी आकार की घाटियां, छिपकाएं, जलप्रपात इत्यादि इसका प्रमाण है। ये सब छोड़ दीजिए, अर्थात इसमें कई तरह की आकृतियां हमें देखने को मिलती हैं। अब हम आ जाते हैं यहां पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्रा के मैदान पर। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा एकदम नई संरचना है, इसका निर्माण अभी भी हो रहा है और मैदान वाली संरचना है, तो उसी के विषय में लिखा है। भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का मैदान। ध्यान दीजिएगा, प्रायद्वीपीय खंडों के विषय में, हिमालय के विषय में, है ना, और इसके विषय में भी एनसीईआरटी इसी चैप्टर में अभी डिटेल जानकारी देगा, अभी बस आपकी रुचि को विकसित कर रहा है। तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र मैदान भारत का तृतीय भूवैज्ञानिक खंड है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया, लेकिन फिर भी अगर नोट करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि भाई तृतीय भूवैज्ञानिक खंड है। और तृतीय भूवैज्ञानिक खंड क्यों है, पहला कौन सा हुआ भाई, तो पहला हुआ प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार सबसे पुराना। उसके बाद हुआ हमारा जो बलित पर्वत है। अब जो बलित पर्वत बन गया तो उसी बलित पर्वत से होकर आने वाली नदियों के द्वारा क्या हुआ, अवसाद लाया गया, और यह जो अवसाद प्रायद्वीपीय पठार से भी लाया गया, बलित पर्वतों से लाया गया, और इस अवसाद पर क्या हुआ, अवसाद के निक्षेपण से लंबे समय तक इसका निक्षेपण अर्थात डिपोजिशन होता रहा, एक स्थान पर जो है कि अवसाद एकत्रित होता रहा, है ना, और उसी अवसाद के एकत्रण से क्या हुआ, मैदानी क्षेत्र बना है। अच्छा, जब मैदानी क्षेत्र बना है और नदियों के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें सिंधु नदी तंत्र, ध्यान दीजिए,
सिर्फ सिंधु नदी नहीं है, बल्कि सिंधु क्या एक नदी तंत्र है। तंत्र का मतलब क्या होता है कि जब अकेली नदी को आप देखोगे तो आप कहो सिंधु, तो इसका मतलब आप एक नदी की बात करो। नदी तंत्र का मतलब है कि सिंधु की जितनी सहायक है और सिंधु की सहायक की जितनी सहायक नदियां सब उसमें शामिल हो जाती हैं। जैसे हम कहते हैं पंचनद, तो पंचनद में क्या है, सिंधु भी शामिल है क्या? तो पंचनद का मतलब है पांचों नदियां और उनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं। इसी तरह से हम कहते हैं गंगा, तो सिर्फ इसमें गंगा नदी नहीं है, यमुना से लेकर जितनी भी इसकी सहायक नदियां हैं सब इसका भाग है। और ब्रह्मपुत्रा, तो ब्रह्मपुत्रा सिर्फ अकेली नहीं बल्कि ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र पूरा इसमें शामिल है। तो ये नदियां आई और ये क्या कर रही हैं, अवसाद लेकर आ रही हैं, अवसादों का एकत्रित कर रही हैं, और एकत्रण से क्या हो रहा है, एक मैदानी संरचना में। जैसे मान लो आपके घर के पास कोई गड्ढा है, उस गड्ढे में आप मिट्टी लाकर क्या करो, एकत्रित करते रहो, है ना, उसमें क्या करो, मिट्टी लाकर भरते रहो। तो जब आप वहां पर मिट्टी लाकर भरते रहेंगे तो क्या हुआ, गड्ढा भर जाएगा। ठीक इसी तरह से आज जहां पर क्या है, एक देखिए, ये देखिए, ये दो प्लेटें हैं। अब दो प्लेटें जब क्या हो रही हैं, टकरा रही हैं, तो इनके किनारे पर एक गहरा भाग बनता है। इसी गहरे भाग में क्या होगा, जब सेडिमेंटेशन होता रहेगा तो उसी से बनेगा मैदान। जैसे आपके घर के पास जो गड्ढा है उसमें मिट्टी भरते रहिए, वो प्लेन हो जाएगा। ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ पर जब यह दो जो हमारी भारतीय प्लेट है, यूरेशियन प्लेट जहां पर टकरा रही हैं, उनके मिलन बिंदु पर एक जो संरचना बनती है, उससे क्या बनता है, वहां पर एक जो गर्त का निर्माण हुआ था, एक गड्ढे नुमा भाग का निर्माण हुआ था, उसी में अवसादों के निक्षेपण से क्या बना है, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, मूलतः यह एक भू अभिनति गर्त है। भू अभिनति का मतलब, गर्त का मतलब नीचे की ओर धंसा हुआ एक गर्त भाग है, गड्ढे नुमा भाग है। तो गड्ढे को आप क्या कहते हो, गर्त कहते हो, वही चीज है जिसका निर्माण मुख्य रूप से हिमालय पर्वत निर्माण प्रक्रिया के तीसरे चरण में लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तो अब इसको क्या नोट कर लेना है, ये नोट कर लेना है कि भाई यह जो हमारा सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्रा का निर्माण है लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ। किसके बाद हुआ, हिमालय के निर्माण के बाद हुआ। तब से तब तब से इसे हिमालय और प्रायद्वीपीय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के साथ लाए हुए अवसादों से यह पाटा जा रहा है। तो आप यहां पर लिख दीजिए कि एक सेकंड, निर्माण सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र ऐसे लिखकर इसका निर्माण है, निर्माण लगभग 6.4 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। तब से हिमालय और प्रायद्वीपीय क्षेत्र से आने वाली नदियां इसमें अवसादों का एकत्रण कर रही हैं, और अवसादों के इसी एकत्रण से क्या बन रहा है, हमारा मैदानी क्षेत्र, है ना। औसत इसकी जो गहराई है वह 1000 से लेकर 2000 मीटर है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 1 से लेकर 2 किलोमीटर। क्लियर, यहां तक क्लियर, सब लोग बता दीजिए, यहां तक की चीजों को नोट कर पाए, यहां तक की चीजों को नोट कर पाए। चलिए, उपरिलिखित वृत्तांत से अर्थात जो जानकारी दी गई इससे पता चलता है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भूवैज्ञानिक संरचना में महत्वपूर्ण अंतर है। अर्थात जो विभिन्न क्षेत्र हैं वो अलग अलग समय काल पर और अलग अलग चट्टानी संरचना से बने हुए हैं। तो उनका भूविज्ञान अर्थात पृथ्वी या उसकी सतह से जुड़ी जानकारी क्या होगी, तीनों की अलग अलग होगी। इसके कारण दूसरे पक्षों जैसे धरातल और भू आकृति पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। भारतीय उपमहाद्वीप में भूवैज्ञानिक और भू आकृतिक प्रक्रियाओं का यहाँ की भू आकृति एवं उच्चावच पर महत्वपूर्ण प्रभाव माना जाता है। अब देखिए, यहाँ पर एक इमेज है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। चलिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, देख पा रहे हैं? अगर हम देख पा रहे हैं तो हमें यहाँ पर ये देखिए, हमें सबसे पहले यहां पर दिखाई देगा, ये देखिए,
सबसे इधर यहां पर एक भाग दिखाई देगा, ये जो भाग है इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ये है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के इधर देखेंगे तो ये है हमारा ग्रेटर हिमालय। ग्रेटर हिमालय, ठीक। उसके बाद देखेंगे तो इस तरह से ये हमें मिलेगा मिडिल, मध्य हिमालय, और इधर मिलेगा हमारा शिवालिक। उसके बाद देखेंगे तो यह पूरा हमें मैदानी क्षेत्र मिलेगा, यहां से लेकर यहां तक, इधर भी मिलेगा। उसके बाद ये हमें अरावली पर्वत श्रेणी, यहाँ पर मालवा पठार, और फिर हमारा प्रायद्वीपीय भूखंड चालू हो जाता है। और जब प्रायद्वीपीय भूखंड को देख रहे हैं तो यहाँ तक देखिए, ये रहा हमारा पश्चिमी घाट, और ये रहा हमारा पूर्वी घाट। अब इसी में कई अन्य संरचना है, इनको भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। कई नाम है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहां पर देख पा रहे हैं अरावली है, अरावली से पूरब की ओर आएंगे तो मालवा पठार, मालवा पठार के पास ही बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है। यहां पर देखेंगे तो कैमूर श्रेणी है, कैमूर श्रेणी के दक्षिण में देखेंगे तो मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी के अगर हम पश्चिम में आए तो विंध्याचल और सतपुड़ा दिखाई देगी, बीच में से नर्मदा नदी जा रही है, सतपुड़ा के दक्षिण में तापी नदी जा रही है, यहाँ पर मैकाल महादेव पहाड़ियां हैं, यहाँ पर अजंता श्रेणी है, यहाँ पर सतमाला श्रेणी है। इधर की ओर जाएंगे तो हमें मैकाल से इधर की ओर आएंगे तो बघेलखंड वाला क्षेत्र मिलेगा, छोटा नागपुर का पठार मिलेगा, है ना, रामगढ़ श्रेणी मिलेगी, ठीक है। यहीं पर देखिए मलयगिरी मिलेगी, और ये सब आपको स्थलाकृतियां देखने को मिलेंगी। चलिए चलिए आइए, अब जो हम लोगों ने यहाँ टेक्स्ट देखा था वहां से आगे बढ़ते। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? सब लोग बताइए, यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब हम देखते हैं इन क्षेत्रों में मिलने वाली जो भू आकृतियां हैं वो कौन कौन सी है। भू आकृतियों को इंग्लिश में बोलते हैं लैंडफॉर्म। और भू आकृतियां क्या होती हैं कि जो हमारी पृथ्वी है उस पर मिलने वाली आकृतियां, उस पर मिलने वाली आकृतियों को हम भू आकृति। अब आकृति में क्या होगा, पर्वत हो सकता है, पहाड़ हो सकता है, नदी घाटी हो सकती है, भ्रंश घाटी हो सकती है ना, कुछ भी हो सकता है। वही यहाँ पर हमें समझना है कि क्या क्या मिलता है। किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। अर्थात किसी स्थान पर कौन सी भू आकृति विकसित होगी, वह किस पर डिपेंड करेगा कि भाई उसकी संरचना, वहां पर चट्टान कौन सी थी, वहां पर कौन सी प्रक्रिया फॉलो हो रही थी, गलन की प्रक्रिया या तनाव की प्रक्रिया, है ना, या फिर विकास की अवस्था। अर्थात क्या यह प्रक्रिया जो बनने की है किसी भी स्थलाकृति की अभी शुरू हुई है या बहुत पहले से। जैसे हिमालय है तो हिमालय के संदर्भ में देखेंगे तो इसकी हिमालय भू आकृति अलग क्यों है, क्योंकि इसकी संरचना अलग है, इसमें जो अवसाद का डिपोजिशन था वह इस रूप में था, प्रक्रिया यहाँ पर बलन की लगी थी, विकास की अवस्था क्या है, अभी युवा अवस्था है, तो यह अलग हो गया। इसी तरह से अगर हम पश्चिमी घाट पर्वत देखें, हम जो है कि पूर्वी घाट पर्वत देखें या प्रायद्वीप के पठार को देखें तो वहां की भू आकृतियां क्या होंगी, अलग होंगी, क्योंकि उनकी संरचना, उनकी प्रक्रिया और विकास की अवस्था अलग है। भारत में धरातलीय विभिन्नताएं बहुत महत्वपूर्ण है, अर्थात अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं। इसके उत्तर में एक बड़े क्षेत्र में ऊबड़ खाबड़ भूस्थला करती है, तो हम देखते हैं समतल जो क्षेत्र है वो मैदान में है, बाकी जगहों पर ऊबड़ खाबड़। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां तथा महाखड्ड हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग घाटियां सब सुंदर है ही है। दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा फटा पठार है। तो स्थिर का मतलब है कि उसमें जो विवर्तनीय घटनाएं हैं वो कम इफेक्टिव है,
या दूसरे शब्दों में कहें तो भूकंप के प्रति या जो टेक्टोनिक विवर्तन की घटनाएं होती हैं उनके प्रति वो कम संवेदनशील है। लेकिन क्या है, कटा फटा है, कई जगह नदियों के द्वारा काटा गया है, कई जगहों पर उसका भाग कोई टूटा है, कई जगहों पर वह नीचे की ओर चला गया है ना। इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिसमें अनेकों चोटियां, सुंदर घाटियां। अच्छा, ये हो गया, ठीक है। हाँ, जहां अपर्दित चट्टान खंड और कगारों का भरमार। कगार का क्या मतलब होता है, देखिए लिखा है, दक्षिण भारत एक स्थिर परंतु कटा कटा फटा पठार है जहां अपर्दित चट्टान खंड और कगारों की भरमार है। कगार का मतलब है किनारे, जैसे जैसे ये वाला भाग क्या हुआ है, टूटकर नीचे की ओर, ये भाग क्या हुआ है, टूटकर नीचे की ओर गया। तो टूटकर जब ये नीचे की ओर गया है तो इसने क्या किया है, कगार का निर्माण किया है। इन दोनों के बीच में उत्तर भारत का विशाल मैदान है। तो यह हमारा प्रायद्वीपीय पठार, इधर हिमालय खूब उबड़ खाबड़, और बीच में क्या है, हमारी मैदानी संरचना है। मोटे तौर पर भारत को निम्नलिखित भू आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। तो भू आकृतिक खंड का मतलब है कि कहां पर किस प्रकार की आकृतियां बनी हुई हैं। तो 5 है यहां पर, देखिए भू आकृतिक खंड है। कौन सा, पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, दूसरा है भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा आप जोड़ लीजिए मरुस्थल वाला क्षेत्र, पांचवा जोड़ लीजिए तटीय मैदान। तटीय मैदान कौन सा है, तटीय मैदान कौन सा है, तो तटीय मैदान हमारा यहां पर मिलने वाला तटीय मैदान, यहां पर मिलने वाला तटीय मैदान, और द्वीप समूह, है ना। इन सबको इसमें हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। तो चलिए अब हम एक एक करके इनको लेते हैं। तो एनसीईआरटी अब इसके माध्यम से हमें जो जो जानकारी देगी उसमें से जो जो काम का होगा हम उसको लेते चलेंगे, कुछ चीजों को मैं ऐड करते चलूं। उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, अब ये जो शब्द है देखिए, ये हो गया हमारा उत्तर, ये वाला उत्तर, और उत्तर पूर्वी, उत्तर वाला पर्वतमाला, और ये जो भाग है ये क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। अर्थात जो हमारे उत्तर क्षेत्र में हिमालय के नाम से जिन हम संरचनाओं को जानते हैं उस वह क्या है, उत्तर में है, तो उनको उत्तर पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के रूप में हम जानेंगे। ठीक है, क्लियर। तो अब देखिए यही चीज है, कोशिश कीजिए इस तरह से हम जो इमेज बना रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, उसके माध्यम से चीजों को करेंगे तो आसान होगा। केवल टेक्स्ट का सहारा लेंगे तो टफ होगा। तो उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हिमालय पर्वत और उत्तर पूर्वी पहाड़ियां शामिल हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, हिमालय में कई समांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो जब हम कहते हैं उत्तर पूर्वी, तो उत्तर की ओर, और उत्तर पूरब अर्थात जो सिक्किम के आसपास वाला क्षेत्र है वहां पर मिलने वाली पहाड़ियों को हम शामिल कर रहे हैं। हिमालय में कई समानांतर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनमें ग्रेटर हिमालय, है ना, ट्रांस हिमालय, पार हिमालय। तो ये देखिए ऐसे कर लीजिए, और यहाँ पर हिमालय ये बना लीजिए, ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, ये आपका हो गया मिडिल, और ये हो गया शिवालिक। ऐसे लिख लीजिएगा, ट्रांस, ग्रेटर, मिडिल, और ये शिवालिक। ठीक, क्लियर। तो यही चीज है ना। तो बृहत हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक पर्वत प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैली हैं। अब फिर से इसको एक इमेज बनाइए, क्या कहना चाह रहे हैं इसको ऐसे समझिए। ये कह रहे हैं कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग, तो ये जो यहाँ पर पर्वतीय भाग है इसकी बात, उत्तर पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां उत्तर पश्चिम से, तो ये ऐसे हैं, ऐसे फैली हुई हैं उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर। तो ये ऐसे बना दीजिए, है ना, तो लिख भी सकते हैं यहाँ। तो उत्तरी पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इसको ना लिख कर याद करेंगे तो दिक्कत है, कंफ्यूजन होगा। अच्छा क्या होगा, इसी तरह से आप एक इमेज बना लीजिए भाई बहनों,
और ये है हमारा हिमालय, ये है हमारा हिमालय। ठीक, तो ये हो गया हमारा उत्तर पश्चिम हिमालय। ये कैसे है तो आप देख सकते हैं, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा कैसे निकालते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ये कहां पर है, ऐसे है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उत्तर और ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पूर्व। तो ये देख लीजिए इसी तरह से ये बना हुआ है, इसी तरह से बनाइएगा। ठीक है, अगर आप टेक्स्ट का सहारा लेंगे और टेक्स्ट के माध्यम से लिखने का प्रयास करेंगे तो काफी कंफ्यूजन होगा, काफी दिक्कत हो। नोट कर लिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। नोट कर लिया। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ ये दिक्कत नहीं है कि समय ज्यादा लगेगा। एनसीईआरटी पढ़ने के साथ दिक्कत ये है कि पढ़ें तो पढ़ें कैसे, नोट्स बनाएं तो बनाएं कैसे। समझ रहे हैं, पढ़ना आसान है, खत्म करना आसान है, समझ लेना और नोट कर लेना जटिल है। और जो लोग कर लेते हैं एक बार, उनके लिए जर्नी आसान हो जाती है। जो लोग नहीं कर पाते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, उन्हें फिर बार समझ में ही नहीं आता कि करें तो करें क्या, है ना। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज क्लास में थोड़ा सा डिले हुआ है, तो कई भाई बहन क्लास में नहीं हैं और हमें इसका बहुत दुख है, लेकिन क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा। दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्रों में ये श्रेणियां उत्तर पश्चिम दिशा में पूरब से पश्चिम दिशा में फैली हुई। तो हिमालय आगे चलकर देखिए कैसे हो जाता है। आप इसके लिए एटलस का सहारा लीजिए, तो यहां पर ये ऐसे है और फिर ऐसे हो जाता है। ये क्या हो गया, पूरब से पश्चिम की ओर हो गया, इसमें कुछ भी नोट करने वाला नहीं है। तो क्या लिखा है, दार्जिलिंग और सिक्किम क्षेत्र में श्रेणियां पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर घूम जाती हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में जब आएंगे तो ये ऐसे हो जाती हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से, अब देखिए ये है हमारा दक्षिण, ये हो गया दक्षिण पश्चिम, फिर उत्तर पश्चिम की ओर ये हो गया उत्तर पश्चिम। तो ये ऐसे जो मुड़ जाती इस तरह से, ऐसे मुड़ जाती। ठीक है, उसी को लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, नहीं तो कई बार ये पूछ लेगा ना दिशा, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज, है ना। तो एक सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश में ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर क्या होती हैं, घूम जाती हैं। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम का मतलब ऐसे आकर ये ऐसे हो गई हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों हिस्से हैं ये क्या है, इस तरह से देखेंगे तो इस तरह से ये आपकी संरचना मिल जाएगी। मुड़ जाता ना दक्षिण की ओर, वही लिखा है। मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर में पहाड़ियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसे केंद्रीय अक्षीय श्रेणी भी कहा जाता है, कि पूर्व पश्चिम लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो ग्रेटर हिमालय के विषय में जानकारी दी जा रही है ना, तो ग्रेटर हिमालय लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में है और इसकी जो उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई है वह 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। 160 से लेकर 400 किलोमीटर तक है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हम कह रहे हैं कि हमारा हिमालय यहां से लेकर यहां तक, इसका मतलब है 2500 किलोमीटर लंबा हो गया। ये चौड़ा कितना है इसकी बात हो रही है, तो इसकी जो चौड़ाई है वह 160 से 400 किलोमीटर।
400 किलोमीटर किधर की ओर, पश्चिम की ओर ज्यादा चौड़ा है, पूरब की ओर चौड़ाई इसकी कम हो जाती है। ठीक है, जैसा कि मानचित्र से स्पष्ट है कि हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप तथा मध्य एवं पूर्वी एशिया के देशों के बीच एक मजबूत लंबी दीवार के रूप में खड़ा है। आप देखेंगे तो हिमालय को अगर आप क्रॉस कर लें, है ना, तो क्या हो जाएगा, आप चलेंगे जाएंगे अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, चीन में, तो उनके बीच में क्या करता है, एक दीवार के रूप में खड़ा है। जैसे हिमालय हमारा सिर्फ ध्रुवीय क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं से हमारी रक्षा नहीं करता, बल्कि यह जो अफगानिस्तान, मध्य एशिया वाला जो क्षेत्र है, जो पूर्वी एशिया, जो चीन का क्षेत्र है, वहां से होने वाले कई तरह के आक्रमणों को भी रोकता है और वहां से आने वाले लोगों के लिए अवरोध का काम करता है। अर्थात कोई अगर सोचे हिमालय पर चढ़कर आने की, तो उत्तर की ओर जो हिमालय, हमारे यहाँ जो हिमालय है, वह हिमालय के साइड का जो हमारे यहाँ पर हिस्सा पड़ता है, हम अगर मान लो इधर से हिमालय की ओर जाएंगे, तो हिमालय का क्या हुआ, दक्षिणी हिस्सा, और इधर से कोई हिमालय की ओर आएगा तो क्या होगा, ये उत्तरी हिस्सा, ये वाला। तो उत्तरी हिस्सा जो है कि खड़े ढाल वाला है, और इसके वजह से काफी कठिनाई उधर से आने वाले चीजों को या लोगों को देखने को पड़ती है। आगे आगे, हिमालय एक प्राकृतिक रोधक ही नहीं अपितु जलवायु अपवाह और सांस्कृतिक विभाजक भी है। अर्थात जो हमारा हिमालय क्षेत्र है, वो सिर्फ जो है कि एक अवरोध के रूप में नहीं है, वो जलवायु का भी निर्धारित करता है। अगर हिमालय ना होता तो हमारी जो मानसूनी हवाएं हैं, ये और उत्तर की ओर जा सकती थी और हमारे यहाँ पर वर्षा नहीं होती। हमारे यहाँ पर जो वर्षा का मौसम बना, ठंडी गर्मी का जो अनुपात बना, यहाँ से ठंडी से आने वाली हवाएं खूब ठंडक हमें प्रदान करती हैं। इनकी जो औसतन ऊंचाई है, वो गर्मी में भी टेम्परेचर को बहुत ज्यादा नहीं होने देती। ये सब क्या है, जलवायु है। अपवाह का मतलब होता है रिवर सिस्टम। तो हम देखते हैं कि हमारे हिमालय क्षेत्र से बहुत सी नदियां निकल रही हैं, अपवाह बना रही हैं, सांस्कृतिक विभाजन कैसे कर रही हैं। तो हिमालय के उत्तर की ओर का जो लोग हैं, जो देश हैं, उनकी सांस्कृतिक संस्कृति अलग, हमारी जो है कि संस्कृति अलग। हिमालय से लगे हुए क्षेत्रों में ही अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ें, अर्थात जम्मू कश्मीर लद्दाख से होकर हम अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ें, तो ये सांस्कृतिक विभाजक का भी काम करती है। क्या आप दक्षिण एशिया के देशों के भू पर्यावरण पर हिमालय के प्रभाव को बता सकते हैं? क्या आप दुनिया में हिमालय जैसा भू पर्यावरण विभाजक ढूंढ सकते हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या यहाँ पर आप आल्प्स पर्वत को रख सकते हैं? क्या यहाँ पर आप रॉकीज पर्वत को रख सकते हैं? क्या यहाँ पर आप एंडीज पर्वत को रख सकते हैं? ये आपके लिए प्रश्न है। हिमालय पर्वतमाला में भी अनेक क्षेत्रीय भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, अर्थात सभी जगहों पर हिमालय एक जैसा नहीं है। ठीक है, उच्चावच, पर्वत श्रेणियों के संरेखण, संरेखण का मतलब है कि किस दिशा में है, अर्थात उनकी उच्चावच का मतलब है ऊंचाई नीचाई का अंतर। तो हिमालय सभी जगहों पर ऊंचा नीचा एक ही जैसा तो नहीं है। मध्य में हिमालय में हम देखें, जो नेपाल वाला है वो सबसे ऊंचा भाग है, उसके बाद पश्चिम वाला हिमालय ऊंचा है, लेकिन पूरब का हिमालय ऊंचाई उतनी नहीं है, तो उच्चावच बदल गया। पर्वत की जो श्रेणियां हैं, कहां पर घाटियां हैं, कितनी लंबाई है, चौड़ाई है, वो अलग बदल गया। दूसरी भू आकृतियों के आधार पर हिमालय को निम्न भागों में हम लोग बांट सकते हैं। कौन कौन से निम्न? कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय। तो जो कश्मीर और जो पंजाब से लगा हुआ भाग है, वह इसमें आता है ना, तो हिमालय है। अब देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो पहला हो गया, है ना, कश्मीर और उत्तर पश्चिमी हिमालय। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, तो ये हिमा जो हिमा जो हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल वाला हिमालय है। फिर उसके बाद जो है कि यहाँ पर आएंगे तो आपको जो है कि दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय मिल जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो आपको अरुणाचल हिमालय मिल जाएगा। और फिर इधर की ओर जब ये मुड़ जाता है, तो ये पूर्वी पहाड़ियों का हिस्सा बन जाता है। तो हिमालय को इतने भागों में डिवाइड किया जा सकता है, यही चीज यहाँ पर लिखी हुई थी। चलिए इधर आकर देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है इन्होंने। अब है कश्मीर या उत्तर पश्चिमी हिमालय, अर्थात इसकी बात यहां पर होने जा रही है। क्लियर? यहां तक समझ में आया? सब सब लोग बता दीजिए, यहां तक समझ पाए कि नहीं हम लोग?
सौरभ जी क्लास 11 की एनसीईआरटी है भैया, यहां तक समझ पाए कि नहीं? ऐसा करते हैं, आज लोगों की संख्या थोड़ी सी कम है, तो यहीं तक रखते हैं। इसके आगे की जर्नी हम लोग कल तय करेंगे, ठीक है? क्लास आज थोड़ा सा डिले हो गया था, उसके वजह से बहुत से भाई बहन किसी कारण से नहीं जुड़ पाए हैं। अच्छा, कोई बात नहीं सौरभ जी, कोई बात नहीं, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आप में से जो लोग भी जीएस बैच लेना चाहें, एडमिशन ओपन है, जल्दी से ले लीजिएगा ताकि एडमिशन बंद होने से पहले आप ले सकें। ओके।